हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 109 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 110 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 109 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 110 नंबर का मॉडल पेपर। दोस्तों, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो आसानी से दे सकते हैं। देखिए, अब अपन यहाँ पर ये पैटर्न, परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। 120 प्रश्न है वो परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे, 15 प्रश्न गणित और इंग्लिश से संबंधित होंगे, यानी कि दोनों के 15-15 प्रश्न, और 70 प्रश्न है वो दोस्तों जीके से संबंधित होंगे। और जीके के प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है, जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न, 5 प्रश्न है वो राजस्थान पॉलिटी के, 5 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, 50 प्रश्न है वो राजस्थान जीके से संबंधित होंगे। और बाकी के जो 20 प्रश्न है वो भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है, सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर के, और 5 प्रश्न है वो कंप्यूटर से संबंधित होंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पर अपना ये आधारित है मॉडल पेपर है। सबसे पहले अपन है वो राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 1 में। देखिए, पहला प्रश्न है, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? बताइए, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? देखिए, इसमें पड़ोसी ऑप्शन है वो नहीं दे रखा, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये अपना क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बताइए, छप्पन का मैदान कौन सी नदी बेसिन में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है माही नदी बेसिन में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों के समूह है के कारण इसे दोस्तों छप्पन का मैदान है वो कहते हैं। और वहां पर कौन सी नदी बहती है? माही नदी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए, हर्ष पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सीकर में स्थित है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सीकर में। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है। लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है, तो वो कौन सा युग्म है? दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाल पीली मिट्टी है, इसका जो रंग है वो दोस्तों लोहे की इसमें उपलब्धता रहती है, उसकी वजह से दोस्तों इसका रंग है वो लाल पीली मृदा है। ठीक है, और ये मृदा पाई जाती है दोस्तों सवाई माधोपुर और राजसमंद में। सवाई माधोपुर, राजसमंद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, BSHW प्रकार की जलवायु है वो कौन से जिलों में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है दोस्तों बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर और सीकर। ठीक है, एक होता है दोस्तों BWHW, वो प्रकार की जो जलवायु है वो जैसलमेर, बीकानेर का कुछ क्षेत्र, गंगानगर का कुछ क्षेत्र, वो इसमें शामिल होता है दोस्तों, और चूरू का भी कुछ क्षेत्र उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? कत्था, दोस्तों कत्था है वो खेर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, कथोड़ी जनजाति के लोग हैं वो हांडी प्रणाली से कत्था बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? बताइए, कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, डीडवाना है, पंचभद्रा है, लूणकरणसर है,
रेवासा झील है, फड़ौदी झील है, काछोर झील है, पोखरण झील है, कुचामन झील है, डेगाना झील है। ये क्या है? ये खारे पानी की झील है। लेकिन यहाँ पर जो डेबर है, ये दोस्तों मीठे पानी की झील है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए दोस्तों कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना तैयार की गई है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस बिशलपुर बांध से जयपुर, टोंक, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जिलों को दोस्तों पेयजल की सुविधा दी जा रही है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों डूंगरपुर में लिंगानुपात दोस्तों सबसे ज्यादा है। कितना? 994। कितना है? 994। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और डूंगरपुर के बाद में नंबर आता है राजसमंद का, जिसका है दोस्तों लिंगानुपात 990 है। ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? बताइए, राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है? तो दोस्तों ये देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? 4। ठीक है, यानी कि 4 महानगरों से निकला है दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसके अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है, ये इन 4 महानगरों को दोस्तों आपस में जोड़ता है। और ये दोस्तों जयपुर और उदयपुर शहर से गुजरता है दोस्तों। राजस्थान में जयपुर और उदयपुर शहर से गुजरता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? बताइए, कितने राज्य राजस्थान की सीमा के साथ टच होते हैं? तो सभी को पता होगा, यहाँ पर 5 राज्य हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 है पंजाब, नंबर 2 हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 मध्य प्रदेश और नंबर 5 है गुजरात। सबसे कम सीमा लगती है दोस्तों पंजाब की 89 किलोमीटर की, और मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे व उबड़ खाबड़ कहलाते हैं, तो दोस्तों उनको क्या कहते हैं? उनको दोस्तों भाकर बोलते हैं। स्थानीय भाषा में भाकर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है? जिप्सी फेरस मृदा है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है ये मृदा, जिप्सी फेरस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बीकानेर में। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों बताना है। देखिए यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु है वो शिखर और चूरू में पाई जाती है। तो दोस्तों ये अपना पहला ही है वो गलत हो जाएगा। ये AW प्रकार की जलवायु, ये दोस्तों अति आर्द्र आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा होती है ना, वहां पर ये AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, झालावाड़ हो गया, बारा हो गया, ठीक है, ये इसमें दोस्तों शामिल होते हैं। तो यहाँ पर इसमें सीकर और चूरू ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी BSHW बाड़मेर जालोर, BWHW जैसलमेर पश्चिमी बीकानेर, CWG अरावली के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो दोस्तों घड़ियाल संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य की स्थापना है वो की गई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल अभ्यारण्य। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये अभ्यारण्य है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है, बताइए किस नदी का उपनाम वन की आशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बनास नदी का उपनाम है दोस्तों वन की आशा। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। खमनोर की पहाड़ियों से दोस्तों इसका उद्गम होता है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पीपल खूंट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में पीपलकूट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें ये प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में पीपलकूट हाई लेवल केनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस जिले में था 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झुंझुनू में। कहां पर था? झुंझुनू में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। झुंझुनू का दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात है वो कितना था 0 से 6 आयु वर्ग में? तो वो था दोस्तों 837 था, ये आपको इसमें याद रखना है। और राजस्थान का 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है वो दोस्तों 888 है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना वर्ष किसमें की गई थी? तो दोस्तों बताइए किसमें की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी दोस्तों, इसकी स्थापना राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात है वो क्रमशः था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम में शुरुआत में भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार में वित्त पोषण अनुपात क्रमशः था, तो दोस्तों वो कितना था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वित्त पोषण अनुपात है वो 75:25 है, 75:25, जिसमें भारत सरकार का 75% और राजस्थान सरकार का 25%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? देखिए यहाँ पे सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, करते कल्पतरु, राज मृदांड। दोस्तों ये तीनों पुस्तकें हैं, ये मिहिर भोज द्वारा रचित है लेकिन धर्म संग्रह नहीं है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को दोस्तों कारावास दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस षड्यंत्र केस में कारावास की सजा है वो दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बताइए परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? तो वो थे दोस्तों पीरू सिंह। कौन थे? पीरू सिंह। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीरू सिंह, मेजर पीरू सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न है, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की थी? ललित विग्रहराज नाटक की रचना है वो दोस्तों किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने की थी? तो ये सोमदेव ने की थी दोस्तों, और ये विग्रहराज चतुर्थ के काल में की गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये दरबारी कवि था विग्रहराज चतुर्थ का। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। बड़ी तीज का त्योहार है वो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को, भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये मनाया जाता है। इसको दोस्तों सातुड़ी तीज भी बोलते हैं और कजली तीज भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट है, आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पाबू जी को। किसको? पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाबू जी को ऊंटों का देवता कहते हैं। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ब्रंगल। दोस्तों ब्रंगल वाद्य यंत्र को दोस्तों भेरी भी कहा जाता है। ठीक है, भेरी या रणभेरी भी कहा जाता है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी खजुराहो दोस्तों किसको कहते हैं? तो दोस्तों बंडदेवरा मंदिर, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, वो जो 12 के अंदर है उसको दोस्तों मिनी खजुराहो कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ बंडदेवरा मंदिर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। कहां पर है? 12 के अंदर है ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यह तो हो गया मिनी खजुराहो। और दोस्तों राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो वो किराड़ू मंदिर बाड़मेर के अंदर है, उसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। मिनी खजुराहो का पूछा गया है तो रामगढ़ का बंडदेवरा मंदिर जो 12 में है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। तो दोस्तों पोमचा किसको कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला को कहा जाता है दोस्तों पोमचा। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पीला को 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बताइए काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों बूंदी जिले में स्थित है काका जी की बावड़ी। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पर 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी दोस्तों? तो दोस्तों दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। और ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य दोस्तों ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राणा प्रताप और अकबर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? बताइए चूरू के अंदर है स्वामी गोपाल दास ने कौन सी सभा की स्थापना की थी 1907 में? तो दोस्तों वो है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की जो स्थापना है वो दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो ये हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा दोस्तों ये की गई थी, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को कौन सी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है? आधुनिक राजस्थान में उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र को कौन सी बोली का क्षेत्र है वो कहा जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ी बोली का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ी बोली बोली जाती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों, ये भी याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? धींगा गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो दोस्तों ये मनाई जाती है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में मनाई जाती है दोस्तों ये धींगा गणगौर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये बांसी दुगारी कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये बूंदी जिले में है। कहाँ पर है? बूंदी जिले में है ये। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, बूंदी जिले में है ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक है रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों यहाँ पर रामनारायण और सुल्तान खां का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो ये दोस्तों सारंगी वादक थे। क्या थे? सारंगी वादक। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, सारंगी वादक थे। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए,
तो दोस्तों ये जो कुदरत सिंह है, ठीक है, ये दोस्तों मीनाकारी से संबंधित है ये, ठीक है, मीनाकारी से संबंधित है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये मीनाकारी की जो कला है वो जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम प्रथम है, वो लाहौर से अपने साथ लेकर आए थे। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? तो दोस्तों छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक या विवाह विच्छेद, तलाक या विवाह विच्छेद। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तलाक। 40 नंबर का प्रश्न है, सवाई माधोपुर में सिवाड़ गांव में स्थित गुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? सवाई माधोपुर में सिवाड़ गांव में स्थित गुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा ज्योतिर्लिंग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें बताइए कौन सा ज्योतिर्लिंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये 12वां वह अंतिम ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 12वां। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, बताइए वह आयोग कौन सा है जिसने राज्यपाल के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? तो दोस्तों वो है पुंछी आयोग। कौन सा? पुंछी आयोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ है वो कौन दिलाता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री दिलाता है। कौन? मुख्यमंत्री, ठीक है। ये मंत्री परिषद का अंग नहीं होते दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप किसने रखा? संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप है वो किसने रखा? आप सभी को पता होगा कि पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो दोस्तों ये तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, नवंबर 26 1949 को। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब अपन भाग 4 के अंदर राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सचिवालय में पद सोपान का कौन सा क्रम सही है? राजस्थान सचिवालय में पद सोपान का कौन सा क्रम सही है? दोस्तों पद सोपान का कौन सा क्रम सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसके अंदर देखिए सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव या उप सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, तो कौन सा क्रम है वो सही है? तो दोस्तों इसमें क्रम हो जाएगा सबसे पहले सचिव, फिर संयुक्त सचिव और फिर ये उप सचिव। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कहां पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थित नहीं है? निम्न में से कहां पर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है वो दोस्तों जोधपुर में है, किशनगढ़ में है, झालावाड़ में, लेकिन पाली में नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये पाली में नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 48 नंबर का प्रश्न है, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है? बताइए, आरटीआई 2005 में उल्लेखित मामलों पर निम्नलिखित में से कौन सा अपीलीय प्राधिकरण है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों इसमें RIC, RIC यानी कि राज्य सूचना आयोग। ठीक है, तो ये एक राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है उदयपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए सॉरी, ये देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, उदयपुर नहीं दोस्तों, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और वर्तमान में 200 विधानसभा सीटों में दोस्तों 34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए, और 25 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। आगे देखिए यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति RC लाहोटी है, ये दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों सही है। आगे देखिए अब अपन दोस्तों भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। बिल्कुल निःशुल्क सुविधा दोस्तों आपको ये मिल रही है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए। और साथ ही दोस्तों आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्लास है वो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। वहां पर अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम से, और उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लास देखने को मिल जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो भी जरूर देखें। देखिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान से संबंधित अपन 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। बताइए दोस्तों कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, ये दोस्तों एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ नहीं बन रहा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है। तो वो है दोस्तों सोना। 2 नंबर का जो ऑप्शन है उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोना। आगे देखिए 53 नंबर प्रश्न है, मृग तृष्णा यानी कि मृग मरीचिका या मिराज बनने का कारण है। मृग तृष्णा यानी कि मृग मरीचिका या मिराज बनने का कारण है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 54 नंबर का प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया था। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक प्रयोग के लिए प्रयोग किया था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम, ठीक है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों किसका, ये मटर के पौधे का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकार लिंग संलग्नता के कारण नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकार लिंग संलग्नता
के कारण नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए, लिंग संलग्नता के कारण नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, लेस नेहर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का ऑटोसोमल गुणसूत्र से संबंधित होता है ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर्स से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट घोषणा 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो दोस्तों 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये कर दिया गया है दोस्तों 5 लाख रुपए। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू तापाघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लू तापाघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें राजस्थान को। किसको, राजस्थान को। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई सर्वाधिक लू कहाँ चलती है, राजस्थान में चलती है। आगे देखिए यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने अपने 100वें मिशन के अंतर्गत किस सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो ने अपने 100वें मिशन के अंतर्गत किस सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो दोस्तों उस सैटेलाइट का नाम है GSLV F-15। GSLV F-15 रॉकेट द्वारा दोस्तों 2250 किलोग्राम का नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को दोस्तों NVS-02 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, NVS-02। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बताइए, रिजर्व बैंक का 26वां जो गवर्नर है वो किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संजय मल्होत्रा को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, संजय मल्होत्रा को। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, बताइए कौन सी महिला शामिल नहीं है। तो इसके अंदर देखिए निर्मला सीतारमण है, रोशनी नादर मल्होत्रा है, किरण मजूमदार शो है, रेखा झुनझुनवाला ये नहीं है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रेखा झुनझुनवाला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए कितनी राशि की छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए। तो इसके अंदर है दोस्तों, यानी कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 6 से 18 वर्ष के विशेष योग्यजन बच्चों के लिए कितनी राशि की छात्रवृत्ति देने की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2500 रुपए प्रति माह है। 2500 रुपए प्रति माह है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए वर्ष 2025 का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया। वर्ष 2025 का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जोधपुर में आयोजित किया गया दोस्तों, जोधपुर में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही, जोधपुर में। आगे देखिए बजट 2025-26 में प्रस्तावित विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितनी ब्याज सब्सिडी दे है। तो कितनी ब्याज सब्सिडी दे है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी। ठीक है, वो इसमें दे है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए
64 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 को निम्न में से किन विकास प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? राज्य सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2024 को निम्न में से किन विकास प्राधिकरणों के गठन की अधिसूचना जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए भरतपुर व बीकानेर, भरतपुर व बीकानेर दोस्तों, भरतपुर व बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों क्या किए जाने की घोषणा की है? तो राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना इसका नाम बदलकर ये किया गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब दोस्तों भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों बिट। क्या होती है? बिट। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट। आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, IBM 1401 है। IBM 1401 क्या है? तो दोस्तों IBM 1401 है, ये क्या है? तो ये दोस्तों द्वितीयक पीढ़ी कंप्यूटर है दोस्तों, ये द्वितीयक पीढ़ी कंप्यूटर है IBM 1401। हनीवेल 200, CDC 1604, ये क्या है? ये द्वितीयक पीढ़ी के कंप्यूटर है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए MS वर्ड में गो टू विकल्प का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में गो टू विकल्प का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के एंड नोट पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के फुटनोट पर जाने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी लाइन पर जाने के लिए। तो दोस्तों इन्हें सभी के लिए गो टू विकल्प का प्रयोग है वो किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त है सभी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, MS एक्सेल में निम्न में से किस टैब में मार्जिन एवं ओरिएंटेशन विकल्प उपलब्ध रहते हैं? MS एक्सेल में निम्न में से किस टैब में मार्जिन एवं ओरिएंटेशन विकल्प उपलब्ध रहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है इसमें पेज लेआउट, पेज लेआउट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पेज लेआउट। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें निम्न कैरेक्टर में से कौन सा ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब होता है? बताइए। ईमेल एड्रेस में विशेष रूप से मतलब होता है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर इसमें दोस्तों S डॉट, इसको ए को काट के दोस्तों आप @ कर लीजिए इसको, ठीक है, @ तो @ का दोस्तों विशेष मतलब होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना ये स्पेशल कैरेक्टर होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा @ आगे देखिए अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राम, रामचरितमानस, गंगा। तो दोस्तों इन तीनों के अंदर दोस्तों क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। यहाँ पर जो मिठास दे रखा है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर के ऑप्शन के अंदर आपको पुस्तक दिखाई दे रहा होगा, वकील और पुस्तक, ये क्या है? तो दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किसमें हुआ है? तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। दोस्तों यह अशुद्ध प्रयोग है यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? को नहीं आना चाहिए था, ठीक है। इसके अंदर को है वो गलत आ गया। ये सर्वनाम संबंधी क्या है? इसमें अशुद्धि है। यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें
दो नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? तो दोस्तों बच्चे पढ़कर परीक्षा देंगे, बच्चे पढ़कर परीक्षा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़कर है वो क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं, कौन सा वाक्य है? कुछ लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन संख्या निश्चित नहीं कर सकते, कुछ कितने भी हो सकते हैं, यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव रूप है। करपट शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दोस्तों करपट शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा कपड़ा। क्या हो जाएगा? कपड़ा। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कपड़ा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे वीरोदार्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। वीरोदार्य शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए जहां पर भी आपको डबल मात्रा दिख जाए 90% उसमें वर्दी संधि का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए वीर प्लस औदार्य, वीर प्लस औदार्य, इसमें वर्दी संधि का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस विकल्प में यण संधि नहीं है? बताइए यण संधि का नियम क्या है? य र ल व के आगे य र ल और व के आगे आधा कटा हुआ अक्षर आ जाए तो वो यण संधि है। तो यहाँ पर देखिए व के आगे आधा कटा हुआ अक्षर है, ठीक है। मात्रानंद इसके अंदर दोस्तों देखिए, और यद्यपि देखिए य के आगे आधा द है, और राजऋषि तो दोस्तों इसके अंदर राज प्लस ऋषि, तो ये इसके अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा? राज ऋषि। इसके अंदर राज प्लस ऋषि, तो इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें ये तरह का नियम है, मात्रानंद में अलग है, मातृ प्लस आनंद, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मातृ प्लस आनंद हो जाएगा मात्रानंद का, और इसका राज प्लस ऋषि हो जाएगा राजऋषि, ठीक है। आगे देखिए किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? 2 से अधिक उपसर्ग किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, अवस्था सॉरी अव्यवस्था, यानी कि इसके अंदर अ प्लस वी प्लस अव प्लस स्ता, ठीक है। तो यहाँ पर अ वी और अव 3 उपसर्ग लगे हुए हैं दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों तद्धित प्रत्यय कोचवान, कोचवान, ठीक है दोस्तों। इस कोचवान के अंदर दोस्तों तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। कोचवान में दोस्तों वान प्रत्यय है वो संज्ञा शब्द का लगा है, ठीक है। तो ये तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किरण का पर्यायवाची नहीं है। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो दोस्तों किरण का पर्यायवाची देखिए रश्मि है, मरीचि है, अंशु है, गिरवाण, गिरवाण नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। गिरवाण शब्द है ये देवता का पर्यायवाची है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए बुद्धि बराबर दोस्तों बुद्धि के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर भूसर, द्विज और विप दे रखा है, ये इसमें पहला ही है वो गलत दे रखा है दोस्तों। ये भूसर, द्विज और विप्र ये ब्राह्मण के पर्यायवाची है, बुद्धि के नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सुकृति का विलोम शब्द है। सुकृति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दोस्तों सुकृति का विलोम शब्द है वो दुष्कृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुष्कृति, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इनमें से किस विकल्प में विलोम युग्म है? बताइए, एक इसमें सही है, बाकी के 3 इसमें गलत दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सहयोगी प्रतियोगी, सहयोगी प्रतियोगी बिल्कुल सही है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी निर्मल का विमल नहीं होता, निर्मल का मलिन होता है। घात का आघात नहीं होता दोस्तों, घात का प्रतिघात होता है। और मितव्ययी का दोस्तों अपव्ययी होता है, अल्पव्ययी नहीं होता, अपव्ययी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दोस्तों अपने कुल का अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो वो है दोस्तों कुल केतु। क्या है? कुल केतु। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही।
आगे देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द केंद्रीकरण। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीकरण। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, यह वाक्य क्या है? यह शुद्ध वाक्य है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वाक्य है तो दूसरी तरफ काल का प्रकार है, एक तरफ वाक्य है तो दोस्तों दूसरी तरफ काल का प्रकार है। यहाँ पर देखिए, अनिल स्कूल से घर आ गया, अनिल स्कूल से घर आ गया, तो दोस्तों ये सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, मेरा मित्र अभी जयपुर गया है, मेरा मित्र अभी जयपुर गया है, इसमें दोस्तों आसन्न भूतकाल है। क्या है? आसन्न भूतकाल। राधिका सुबह बगीचे में बैठी थी, राधिका सुबह बगीचे में बैठी थी, तो दोस्तों ये पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल। और शिकारी जंगल में भटक रहा था, शिकारी जंगल में भटक रहा था, ये दोस्तों अपूर्ण भूतकाल है। क्या है? अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है स द एब, स द एब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो है इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, स द एब है। आगे देखिए, 88 नंबर प्रश्न है, उपेक्षा करना अर्थ वाला मुहावरा है, उपेक्षा करना अर्थ वाला मुहावरा है तो वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है आंखें फेरना, आंखें फेरना, उपेक्षा करना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे देखिए दोस्तों, देखिए इसमें प्रोबेशन, परिवीक्षा, ठीक है, यानी कि कौन सा हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? तो ये प्रोबेशन, ये दोस्तों परिवीक्षा काल होता है ना, तो ये 3 नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक ही सही है इसमें। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 90 नंबर का प्रश्न है, अनुस्मारक पत्र के बारे में कौन सी बात गलत है? अनुस्मारक पत्र के बारे में कौन सी बात है वो गलत है? तो यहाँ पर देखिए, अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, बिल्कुल सही है। इसमें प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता, बिल्कुल सही है। इसकी भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, बिल्कुल सही है। अनुस्मारक गजट में प्रकाशित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये गजट में प्रकाशित दोस्तों नहीं होता। ठीक है, गजट में सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे भाग 10 के अंदर। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ए ब्रैकेट। दोस्तों अपने को खाली स्थान भरना है। इसमें देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, द प्रिसोनर वाज टू डेथ। खाली स्थान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर देखिए हैंग, हैंगिंग, हैंग्ड, हंग्ड दे रखा है। तो दोस्तों हैंग का मतलब क्या होता है? जब दीवार पर कुछ लटकाना हो तो उसके लिए दोस्तों थर्ड फॉर्म का यूज होता है, HUNG का। HANG की दोस्तों थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? HUNG, हंग। ठीक है, और इसका मतलब होता है फांसी पर लटकाना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हंग्ड। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, HUNG। देखिए हंग का मतलब होता है फांसी पर लटकाना। देखिए यहाँ पर इसमें मैं आपको बताऊं, HANG। ठीक है, HANG। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दीवार पर कुछ लटकाना हो तो। ठीक है, उसके लिए थर्ड फॉर्म का यूज होता है HUNG। ठीक है, ये तो दीवार के ऊपर लटकाना होगा। और यहाँ पर दोस्तों डेथ का हो रहा है, तो यानी कि फांसी का हो रहा है। तो दोस्तों इसमें इसमें इसकी फॉर्म आएगी दोस्तों HANGED, हंग्ड आएगा दोस्तों इसमें। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हंग्ड टू डेथ। आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, द टीचर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स गो अवे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके अंदर आस्क्ड है। ठीक है, सेकंड फॉर्म में
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है फॉलोवर्स नॉट टू गो अवे, नॉट टू गो अवे आएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 93 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, वी विल नाउ द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। बताइए, वी विल नाउ द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए पॉसिबल से आरंभ करना होगा। तो दोस्तों अपन सबसे पहले क्या करेंगे, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल बी नाउन आफ्टर 6 months आएगा इसमें। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पर द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स, ये क्या है, ये दोस्तों ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से अपन प्रारंभ करेंगे वाक्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, हैड वर्क बीन resumed by the laborers before the manager arrived। दोस्तों बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये सेंटेंस दे रखा है, ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट में दे रखा है, और एक्टिव वॉइस में दोस्तों अपन क्या करेंगे, हेड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैड द लेबरर्स रिज्यूम्ड वर्क बिफोर द मैनेजर अराइव्ड। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न, चूज द करेक्ट ऑप्शन चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस देखिए, द स्पेक्टर्स अपॉल्यूड the young athlete saying that he had broken all previous records। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, the spectators said to the athlete, bravo young you have broken all records। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न देखिए, द सेज आई कीप इट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर मी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी सेज दैट सी कीप्स 8 an arms length all those who try to flatter her। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस टू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस है दोस्तों, ए टाइगर कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्राइप्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोस्तों बदलने के लिए सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करते हैं और नोट हटा देते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैन ए टाइगर चेंज इट स्ट्राइप्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें 98 नंबर का प्रश्न है, डॉक्टर दीपक वाज वेरी काइंड ऑफ डॉक्टर दीपक वाज वेरी काइंड टू हिज एम्प्लॉइज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जब असर्टिव सेंटेंस में वेरी या ग्रेट हो तो दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए सेंटेंस को व्हाट या हाउ से आरंभ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाउ काइंड डॉक्टर दीपक वाज टू हिज एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
99 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। बताइए कौन से पार्ट में दोस्तों एरर है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन ओवर विलेज गो टू स्कूल। दोस्तों इसमें देखिए एवरी या इच से दो नाउन जुड़े हो तो एक साथ सिंगुलर वर्ब में दोस्तों गोज का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गो की जगह गो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर या आर्टिकल का प्रयोग करना है दोस्तों अपने को। यहाँ पर देखिए 100 नंबर का प्रश्न, आई नीड बाइक टू रीच द कॉलेज टुडे। बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाइक एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसके लिए एन बाइक आएगा इसमें, ठीक है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एन का प्रयोग इसमें होगा, सॉरी एन का नहीं, ए का प्रयोग होगा। किसका, ए का, ए बाइक, ठीक है, एन का नहीं, ए बाइक आएगा इसमें। राइट आंसर हो जाएगा, सिंगुलर है, ठीक है, तो ए बाइक। आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, लीप ईयर फॉल्स 4th ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एवरी 4th ईयर आएगा दोस्तों। लीप ईयर है वो हर 4 साल में आता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी 4th ईयर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पर सेंटेंस देखिए, एवरीवन इन द, सॉरी इसमें देखिए ये प्रश्न में ही है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन एवरीवन इन द यूनिवर्स इज अकाउंटेबल टू। तो सेंटेंस है यहाँ पर 102 नंबर का, गॉड इज, सॉरी गॉड हिज एक्शन, गॉड हिज एक्शन। बताइए क्या आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके अंदर देखिए इसमें गॉड फॉर हिज एक्शन आएगा, इसमें गॉड फॉर हिज एक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंडिकेट ए नेसेसरी पुश। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए, जिसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डैश का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डैश का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। तो दोस्तों अपने को हिंदी ट्रांसलेशन करना है। यहाँ पर सेंटेंस देखिए दोस्तों, ऑल एक्सेप्टेड द प्रपोजल विच आई पुट यस्टरडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा। तो वो है, मैंने जो प्रस्ताव मैंने कल रखा था सभी ने स्वीकार कर लिया। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, नुल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है। नुल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक शब्द है वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है अकृत और शून्य, अकृत और शून्य। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2310 और उनका महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी क्या होगी। तो दूसरी क्या होगी ये तो पता चल गया होगा दोस्तों। आपको क्या करना है, 2310 यानी कि लेस से इंटू में से बटे एक संख्या। तो 2310 इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 बटे 210। तो 3 से 0 से ये 0 कट गया, 3 से दोस्तों ये 7 बार कट गया। 2310 में 7 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 330। तो यहाँ पर इसमें एक संख्या तो 210 है, तो दूसरी संख्या 330 है, ठीक है। आगे देखिए 107 नंबर प्रश्न है, 5 छात्रों के लिए गणित में उनका औसत प्राप्तांक 50 पाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 50 इंटू 5 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था,
जो भूलवश 84 पढ़ लिया गया, जो भूलवश 84 पढ़ लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस 48 माइनस 84 बटा 5। तो अब अपने को सही औसत है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 50 कितने होते हैं, 250, ठीक है, प्लस 48 माइनस 84। तो दोस्तों 48 माइनस 84 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 34 और 2 36, ठीक है। तो क्या करोगे दोस्तों, 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36 बटे 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए इसमें 250 250, तो ये आ गया 5 इंटू 50 प्लस 48 माइनस 84। तो दोस्तों 48 माइनस 84 करोगे तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, 48 जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, वही बोडमास वाला नियम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये 298 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 298। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर 298 माइनस दोस्तों 84 बटे 5। तो 298 में से 84 गए तो कितने बचे, 214। और 214 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 42.8। तो ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उस पर अंकित खुदरा मूल्य का 2/5 है और यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। तो कितना लाभ होगा, यहाँ पर देखिए लागत मूल्य कितना है 2 और अंकित मूल्य कितना है 5, ठीक है, छूट है वो 10% की है यानी कि 1/10, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 10, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 9। तो दोनों अंकित मूल्य समान करने पर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोस्तों देखिए 4/10, भाई अंकित मूल्य 4 है तो लागत मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 10। तो अंकित मूल्य ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10/9, ठीक है। अंकित मूल्य अगर 10 है तो विक्रय मूल्य कितना है 9, क्योंकि 10% की छूट दी गई है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5/4 इंटू 100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 125%। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 26% लाभ कमाता है। यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए क्या भुगतान किया। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 840 है अंकित मूल्य है इंटू दोस्तों 10% की छूट दी है यानी कि 90 इंटू दोस्तों 26% लाभ भी कमाया है। 26% क्या है, लाभ कमाया है। तो अपने को अंकित मूल्य भी निकालना है यहाँ पे, अंकित मूल्य खुदरा मूल्य पर, तो यानी कि 90 इंटू 100 बटे यहाँ पर 100 इंटू 126 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है खुदरा अंकित मूल्य 840 है तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए क्या भुगतान किया वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, और 126 और इसको आप काटोगे तो दोस्तों सीधा सा आपका उत्तर हो जाएगा। इसको आप काटोगे तो दोस्तों 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जोसेफ की आय को 10% कम किया गया यानी कि 90 कर दिया गया। पहले 100 रुपए थी तो अब 90 कर दिया गया। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो दोस्तों सीधा सा है 10/90 इंटू 100 कर लीजिए। तो ये दोस्तों इससे ये कट गया, 100 में 9 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 11 से 1/9। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यदि 450 का x प्रतिशत 54 है तो x का मान है, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 54 इंटू 100 यानी कि 54/450 इंटू 100 कर लीजिए। इस जीरो से ये जीरो कट गया। 540 में दोस्तों 45 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12% है। यहाँ पर इसमें x का मान है वो कितना है
दोस्तों 12, 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक साहूकार को पता चलता है कि साधारण ब्याज दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 की कमी हो जाती है। उसकी उधार दी गई पूंजी है, तो उसकी उधार दी गई पूंजी कितनी है? यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की दर 13% वार्षिक में 0.5% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आमदनी में 104 रुपए की कमी हो जाती है। तो दोस्तों सीधा सा है, ये 104 है, 104 है, तो ये क्या है? ये 0.5% है। अभी इसका 1% कितना होगा? तो दोस्तों 208 है, वो क्या हो जाएगा? 1% है। तो 100% कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 20,800। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, 8,000 की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर से कितने समय वर्षों में 9,261 हो जाएगी? भाई सीधा सा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले 8,000 का 5% कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 400। ठीक है, अब आप अंदाजन लगा लीजिए इसमें अंतर कितने का है। इसमें अंतर हो जाएगा दोस्तों करीबन है 1,200 रुपए का अंतर है। तो 1,200 रुपए का अंतर है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा अपना सही उत्तर? 3 साल। ठीक है भाई, चक्रवर्ती ब्याज आपस में जुड़ेगा भी तो सही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 साल आएगा इसमें। अगर आप निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, 8,000 इंटू ऑप्शन के अनुसार आप निकालोगे तो 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 114 नंबर का प्रश्न है, 10:18, 7:21, 12:16 और 8:20 का न्यूनतम अनुपात है। तो दोस्तों न्यूनतम अनुपात है वो कौन सा है? सीधा सा है दोस्तों, 10 में 18 का भाग दे दीजिए, 7 में 21 का भाग दे लीजिए, 12 में 16 का भाग दे लीजिए और 8 में दोस्तों 20 का भाग दे लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें यही सबसे छोटा अनुपात होगा दोस्तों, यहाँ पे 8:20 है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें यदि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1/3, बी अनुपात सी 2/7 अनुपात 5/14 है तथा डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए बी सी डी ये अनुपात है वो अपने को बताना है कि क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर ए बी सी डी का अनुपात अपन निकाल सकते हैं। देखिए, जो यहाँ पर ए और बी का दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें ए और बी का अनुपात दोस्तों अपन 2:3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस में, तो ए और बी का अनुपात है वो दोस्तों अपन यहाँ पे 2:3 है वो लिख सकते हैं। बी अनुपात सी का अनुपात है वो दोस्तों अपन क्या लिख सकते हैं? दोस्तों बी अनुपात सी का दोस्तों यहाँ पे 2/7 और 5/14 दे रखा है, तो इसको अपन 4/5 है वो 4:5 है वो लिख सकते हैं। और इसको दोस्तों 7:6 लिख सकते हैं और उसको 6:7 लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या हो जाएगा? इसका अनुपात मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, 16, 24, 30, 35, 16, 24, 30, 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, ए तथा बी ने क्रमशः 10,400 तथा 14,300 को निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह पश्चात सी बी 9,100 के साथ उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 11,360 का हो तो सी का लाभ कितना होगा? भाई देखिए, ए और बी ने तो दोस्तों 12-12 महीने के लिए पैसे लगाए, ठीक है, और सी ने लगाए हैं 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो वो 8 महीने के लिए लगाए उसने। ठीक है, अब इनका दोस्तों मल्टीप्लाई करके जैसे 10,400 को 12 से कर लिया, 14,300 को 12 से कर लिया और 9,100 को 8 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, फिर इनका अनुपात निकाल लिया। अनुपात निकाला तो दोस्तों अनुपात आ गया कितना? 24:33:14। ठीक है, अब अनुपातों का योग कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 71। कितना हो जाएगा? 71। अब अपने को सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का अनुपात कितना है? 14। तो यहाँ पे 14/71 इंटू कुल लाभ कितना है? 11,360। बस काट लीजिए तो 2,240 आ जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 20,000, 15,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह पश्चात सी भी उसमें शामिल हो गया।
व्यापार की आरंभ करने के 2 वर्ष बाद अर्जित 25,000 के लाभ में बी का हिस्सा कितना है। अब दोस्तों यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 साल का पूछा गया है, तो यहाँ पर 20,000 इंटू 24, 15,000 इंटू 24 और 6 माह बाद यानी कि 20,000 इंटू 18। ठीक है, ये 6 माह बाद शामिल हुआ है, तो इनका वही अनुपात निकालना है। ठीक है, इनका अनुपात निकलेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। इसका अनुपात है वो निकलेगा 4:3:3। ठीक है, और दोस्तों इसमें कुल लाभ है वो 25,000 रुपए आया है। तो यहाँ पे बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का अनुपात कितना है 3, और अनुपातों का योग कितना है 4 और 3 7 और 3 10, 10 बटे कितना हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पर एक जीरो से ये जीरो कट गया, 2500 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7,500। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, बी को उस काम करने में समय लगेगा। दोस्तों सीधा सा है, बी का 1 दिन का कार्य दोस्तों 1/9 है, और सॉरी ए का कार्य 1 दिन का दोस्तों 1/9 है, तो बी का 1 दिन का कार्य क्या होगा 1/9 इंटू 150/100, तो दोस्तों 1/6 भाग, यानी कि वो 6 दिन में कर लेगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। तो 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, स्थिर जल में नौका की चाल है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो विपरीत में दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों 13 में से 4 गया तो क्या होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी है 63, तो 63 में दोस्तों आप 9 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 7 घंटे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कितने समय में जाएगी 7 घंटे में, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नीचे रेखा चित्र में 7 देशों की चाय के प्रति एकड़ उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, भारत तथा चीन की कुल प्रति एकड़ उत्पादन बाकी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो भारत का कितना है 300 और चीन का कितना है 272, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 572। ठीक है, और अगर अब आपको जोड़ना है 250, 162, 82, 104 और 120, इसको आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 718। ठीक है, कितना हो जाएगा 718। अब अपने को प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत है ये, तो 512 दोस्तों 572 बटे 718 इंटू 100, बस काट लीजिए इसको आप काटोगे तो 79.66 आ जाएगा इसमें। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।